Hello students, welcome to Concept Classes. So today we are going to discuss our remaining portions of second chapter. We had already completed the French Revolution, intellectual revolution of Europe, revolution in a political sphere, revolution in a political sphere, American War of Independence. These all are completed. Now today our topic is a industrial revolution. So let's start our industrial revolution. In the later period of 18th century, there were many टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप। सो बोल रहा है कि 18 सेंचुरी के बाद यूरोप में तरह तरह का क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। देयर वॉज अ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन रनिंग ऑन स्ट्रीम। सो बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ, ऐसी ऐसी मशीनों का प्रोडक्शन हुआ जो स्ट्रीम पर चलती थी। स्ट्रीम मतलब भाप पर चलती थी। ओके, भाप मतलब एक तरह से कोयले से चलती थी। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर रिप्लेस्ड बाय अ बिग फैक्ट्री। तो बोल रहा है कि जो छोटी मोटी कॉटेज मतलब बोल सकते हैं एक तरह से घरों के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बदल गई। मशीन्स कम टू यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ हैंडलूम। हाथों से काम करने की जगह पर अब क्या होने लगा, मशीनों से काम होने लगा। रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ओके, सो बोल रहा है कि रेलवे और स्टीमर्स, एक तरह से स्टीमर्स किसको बोल सकते हैं, जैसे भाप इंजन होता है या फिर शिप होती है, ये सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। द एज ऑफ मशीन्स बिगेन दैट इज़ नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो बोल रहा है कि जो मशीनों का निर्माण हुआ, मशीनों का इनोवेशन हुआ, तरह तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो चेंजेस है उसे ही कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही थी। ओके, Industrial Revolution began in England and then spread in the other part of the West। तो बोल रहा है कि अब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इंग्लैंड में फैला, और इंग्लैंड में फैलने के बाद ये क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्री जितनी भी थी, जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ब्राज़ील हुआ, अफ्रीका हुआ, इन कंट्रीज़ में भी क्या हुआ, ये बहुत तेज़ी से फैला। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड इंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड कम टू द डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। सो बोल रहा है कि इस टाइम पर इंग्लैंड ये सारे साधनों का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा था। ठीक है, इसीलिए इंग्लैंड को उस टाइम क्या कहा गया, वर्ल्ड फैक्ट्री कहा गया। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। So next topic is the rise of capitalism. With the discovery of a new sea route began a new era of trade between Europe and Asia। तो बोल रहा है जैसे ही नए समुद्री रास्ते की खोज हुई, यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा। Many traders come forward to trade with the eastern country through the sea route। तो बोल रहा है कि यूरोप से बहुत सारे ट्रेडर्स मतलब व्यापारी इंडिया, एशिया आते थे क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। कौन से रास्ते से, समुद्री रास्ते से। It was not easy to carry out a trade single-handedly and hence many traders come together and start trading। ओके, सो बोल रहा है कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं थी कि वो यूरोप से एशिया आकर क्या कर सके, ट्रेड कर सके, क्योंकि जहाज़ को चलाना, सामान को रखना, सामान को खरीदना, सामान को उतारना, सामान का आप भी देखते होगे कि एक आदमी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। सो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, एक साथ जुड़ते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ जुड़ते थे और क्या करते थे, फिर एशिया की तरफ आते थे और मिलकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। दस देयर वॉज अ राइज ऑफ अ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज का क्या हुआ, उदय हुआ, एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ट्रेड विच ओरिएंटल countries was very profitable and responsible for the economical prosperity। सो बोल रहा है कि जो पूर्वी कंट्री थी, ओरिएंटल मतलब जो ईस्टर्न कंट्री। ओके, सो ये कंट्री को बहुत प्रॉफिट होता था क्योंकि वेस्ट से लोग आते थे यहाँ पर और सामान खरीदते थे और बदले में उनको क्या देते थे, एक तरह से पैसे देते थे, सोना चांदी ये सारी चीज़ें देते थे। तो इसकी वजह से ईस्टर्न कंट्री को बहुत फ़ायदा होने लगा था और ईस्टर्न कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो क्या हो रही थी, बढ़ने लगी थी। Hence, Europeans rulers start giving military protection and trade concessions to this trading company। So यूरोप के जो राजा थे, महाराजा थे, वो लोग क्या करने लगे, जो ट्रेडर्स थे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, जो ज़्यादा सामान लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे, तो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देने लगे, साथ ही साथ छूट भी देने लगे कि भाई आप इतना सामान लाओगे तो उसमें से इतना जो है वो आपको दिया जाएगा या फिर इसका इतना पैसा दिया जाएगा। एक तरह से बोलते ना कि डिस्काउंट देना, इस तरह से वो सारी चीज़ें रूलर्स जो है वो देने लगे। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप। और इसकी वजह से क्या होने लगा कि यूरोप में बहुत सारे जो है
ट्रेडिंग कंपनी स्टेब्लिश हो गई। अब यूरोप में बहुत सारे लोग व्यापार जब करने लगे तो यूरोप में ढेर सारा, जैसे समझ लो मसाले का ही व्यापार करते हैं, स्पाइसेस का व्यापार करते हैं, तो बहुत सारा मसाला जो है लोग ला कर यूरोप में बेचने लगे एशिया से। और जब ऐसा होने लगा तो यूरोप में एक्यूमुलेशन हो गया किसका, वेल्थ का। वेल्थ मतलब एक तरह से पैसे का। अगर मसाला ला कर रखते थे तो मसालों का। एक्यूमुलेशन मतलब एक तरह से बहुत सारा जमा हो जाना, संग्रह होना। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स विच लीड अ राइज ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी सिस्टम इन यूरोप। और जब व्यापार चालू हो गया, ट्रेडिंग चालू हो गया, तो एक तरह से वहाँ पर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद स्थापित हो गया। पूंजीवाद मतलब भाई खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ों को हम पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म। ठीक है। और यूरोप में कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया और इकोनॉमिकल सिस्टम भी स्टेब्लिश हो गया। जैसे आज इकोनॉमिकल सिस्टम है भाई, इतना खर्चा हम यहाँ करेंगे, उतना खर्चा वहाँ करेंगे, इससे हमें उतना प्रॉफिट आएगा, उससे हमें उतना प्रॉफिट आएगा। तो एक तरह से सारा सिस्टम बन गया यूरोप में। तो यूरोप का एक तरह से ये क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉलोनियलिज्म। ओके, colonialism means one's country exploiting other country by making it into a colony. So colonialism means कि एक कंट्री जब अपनी कॉलोनीज बनाकर दूसरी कंट्री में रहती है और उसका एक्सप्लॉइटेशन करती है, सो उसे ही कहा जाता है कॉलोनियलिज्म। जैसे कि इंग्लैंड के लोग भारत में आए थे और वो अपनी कॉलोनीज बनाकर यहाँ पर हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो वो क्या था, कॉलोनियलिज्म। ओके, सो colonialism means one's country exploiting other country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economy and military strength occupy other region. और ये लोग अपना कॉलोनी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, साथ ही साथ इनके पास मिलिट्री की पावर होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे देश को कैप्चर करते हैं और वहाँ पर अपने पॉलिटिकल सुप्रीमेंसी इस्टेब्लिश करते हैं, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। दिस इज नोन एज द कॉलोनियलिज्म। दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनियलिज्म लीड टू राइज इम्पीरियलिज्म अमंग द यूरोपियंस। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे टॉपिक है इम्पीरियलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म जो होता है वो एक तरह से जब कोई कंट्री किसी कंट्री को गुलाम बना लेती है या स्लेव कर लेती है, तो वही होता है कॉलोनियलिज्म। सो ये जो कॉलोनियलिज्म हो रहा था, जो इंग्लैंड कर रहा था अलग अलग देशों में, इसने यूरोपियंस के अंदर भी क्या किया, इम्पीरियलिज्म इस्टेब्लिश किया, साम्राज्यवाद इस्टेब्लिश किया। अब देखते हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है। इम्पीरियलिज्म मीन्स अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल द अदर कंट्री बाय इस्टेब्लिश इट्स ओवरऑल डोमिनेंट एंड इस्टेब्लिशिंग मेनी कॉलोनीज। सो इम्पीरियलिज्म का मीन्स क्या होता है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कंट्री में अपना डोमिनेंट इस्टेब्लिश करती है, ओवरऑल डोमिनेंट मतलब पूरी तरह से उस कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, सो अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करके, तो उसे इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, और जब थोड़ी थोड़ी जगहों पर इस्टेब्लिश करती है अपनी कॉलोनी, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये लोग थोड़ा थोड़ा, इंग्लैंड के लोग क्या कर रहे थे, जैसे भारत में ही थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। पहले वो आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जितने लोग पहले से राज कर रहे थे उन लोगों से सब कुछ खरीदा, उन लोगों से सब कुछ डीलिंग की, ट्रीटीज़ की। उसके बाद उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली यहाँ पर अपनी कंपनी खोलने की। फिर धीरे धीरे कंपनी खोल दिए। उसके बाद जब कंपनी खुल गई तो जहांगीर हर रोज़ हमेशा जाया करते थे कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाद में इन लोगों ने क्या किया, जहांगीर को बोल दिया कि आप मत आया कीजिए, आपका जो भी पैसा है वो आपको समय समय पे पहुंच जाया करेगा। तो जब वो वहाँ पर आना बंद कर दी, तो इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका से तरह तरह के हथियार, वेपन्स, गोला बारूद ये सब लाकर उस कंपनी में रखने लगे, क्योंकि अब जहांगीर तो आते नहीं थे देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कर कर भारत पर अपना डोमिनेंट इस्टेब्लिश कर लिया, ओवरऑल डोमिनेंट। सो जब ओवरऑल डोमिनेंट इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको इम्पीरियलिज्म बोला जाता है। लेकिन जब तक ओवरऑल डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक वो कॉलोनियलिज्म रहता है। ओके, तो
अब यूरोपियंस को भी लगने लगा कि भाई हम भी पावरफुल है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपना डोमिनेंट इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो एक तरह से इंग्लैंड से प्रेरणा लेकर, इंग्लैंड से प्रेरित होकर ये लोगों ने भी क्या किया, जहाँ जहाँ पर इनका कंपनीज था, जहाँ जहाँ पर ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वहाँ पर ये क्या करने लगे, अपना ओवरऑल डोमिनेंट इस्टेब्लिश करने लगे। मेनी कंट्री फ्रॉम द एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्री टू दिस इम्परलिज्म एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशन। तो बोल रहा है कि बहुत सारी कंट्री एशिया की और अफ्रीका की ये इम्परलिज्म में फंसी। इम्परलिज्म में फंसी इन द सेंस कि बोला जाए कि उनके ऊपर कब्जा हुआ, ठीक है, एक तरह से वो बहुत दिनों तक गुलाम रहे। कहाँ की कंट्री, एशिया और अफ्रीका की कंट्री। Now, next topic is the imperialism of British East India Company in India. There was a यही वो कंपनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जहांगीर से परमिशन लेकर सबसे पहले कहाँ पर खोली गई थी, भारत के गुजरात के सूरत में खोली गई थी। There was a competition among European country for acquiring trade monopoly in India. So इंग्लैंड का जो है एक तरह से कंपटीशन चल रहा था यूरोप के साथ में कि कौन ज़्यादा व्यापार करेगा इंडिया से। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो इंडिया में बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सोने चांदी, और इंडिया में सबसे बड़ा जो चीज़ था वो स्पाइस था, मसाला था, जिसके व्यापार के लिए बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर आती थी। और वेस्टर्न कंट्री में ईस्टर्न कंट्री के स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी। सो एक तरह से ये कंपटीशन चल रहा था यूरोप और इंग्लैंड के बीच में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज 1600 AD टू कैरी आउट अ ट्रेड इन इंडिया। सो जहांगीर से 1600 में परमिशन, 1600 AD में परमिशन लेने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट किया एक कंपनी का। क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया, इंडिया में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्पायर जहांगीर एंड इस्टेब्लिश दिस फैक्ट्री इन सूरत। ये मैं बता चुका हूँ आपको। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। सो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी व्यापार होता था, जो भी ट्रेड होता था, वो इसी कंपनी के थ्रू आउट होता था। नेक्स्ट, स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अभी देखिए, पहले क्या होता था, जब इंग्लैंड के लोग भारत में आए, सो उससे पहले भी भारत में पुर्तगीज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे, यहाँ पर अपना डोमिनेंट इस्टेब्लिश कर चुके थे। उनका यहाँ पर पहले से ही कब्जा था। सो जब ये लोग आए तो ये लोग के सामने इनसे लड़ना पड़ता, क्योंकि अगर इन्हें अपना डोमिनेंट इस्टेब्लिश करना है तो फ्रेंच को, डच को, डेनिश को, फ्रांसीसी को, पुर्तगीज़ को, इन सबको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। सो अगर इन्हें भगाना है तो इनके साथ वॉर करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वही है स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो इंग्लैंड एंड फ्रेंच वेयर रिवॉल्व इन द कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से कॉम्पिटिशन को लेकर रिवॉल्व हो गया। रिवॉल्व मतलब एक तरह से विद्रोह बोल सकते हैं। रिवॉल्व हो गया कि भाई इंडिया में मैं ज़्यादा व्यापार करूँगा, तुम नहीं करोगे, इस तरह से। ड्यू टू दिस there were 3 war fought between them which are known as the Carnatic War. So इसी को लेकर, ट्रेड के कंपटीशन को लेकर फ्रांस और इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड के बीच में 3 वॉर हुई। इन तीनों वॉर को क्या बोला गया, कार्नेटिक वॉर। इन द 3 कार्नेटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। पहले के 2 वॉर में क्या हुआ था, फ्रांस ने इंग्लैंड को डिफीट कर दिया था। लेकिन जो तीसरी वॉर हुई उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया। देयरफॉर नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंपनी फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब फ्रांस को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद, वॉर में हराने के बाद, डच, डेनिश और पुर्तगीज़ ऐसे थे ही नहीं जो क्या कर सके, इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इंग्लैंड से क्या कर सके, वॉर कर सके। तो वो धीरे धीरे ही अपनी सारी कंपनियां, अपना सारा डोमिनेंट क्या किए, इंग्लैंड को बेचकर चले गए। और जब इंग्लैंड को इन सब ने बेच दिया तो पूरी तरह से भारत पर कब्जा किसका हो गया, इंग्लैंड का। फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडियन कंपनी इन बंगाल। सो अब देखो बंगाल में क्या हुआ, इंडियन कंपनी का फाउंडेशन हुआ। द बंगाल प्रोविंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस प्रोविंस इन इंडिया। सो बोल रहा है कि बंगाल जो था उस टाइम का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुप्रसिद्ध एक तरह से क्षेत्र था।
In 1756 AD, सिराजुद्दौला became the नवाब of the Bengal. So 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविजन. सो बोल क्या रहा है कि जो मुगलों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दी गई थी उसका वो लोग क्या कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे. द इंग्लिश बिल्ट fortification around the factory at कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब. सो ये लोगों ने क्या किया कि ये लोग की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके चारों तरफ क्या कोलकाता में भी इनकी कंपनी थी. ईस्ट इंडिया कंपनी तो सूरत में थी. सो जो कोलकाता में इनकी कंपनी थी जहाँ से ये व्यापार करते थे, जहाँ से ये ट्रेड करते थे, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी है इन लोगों ने कि हम जो कुछ भी करें वो बाहर के लोगों को ना दिखाई दे. और ये इन लोगों ने बिना नवाब के परमिशन के किया था. हैंस सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता. और सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस फैक्ट्री को इनसे छीन लिया. दिस क्रिएट डिसकॉन्टिनेंट इन इंग्लैंड. और इसकी वजह से इंग्लैंड के मन में एक तरह से डिसकॉन्टिनेंट इस्टेब्लिश हो गया इस राजा को लेकर कि भाई ये राजा हमें हमारी मर्जी से व्यापार नहीं करने देगा, ट्रेडिंग नहीं करने देगा. ब्रीडेड मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव diplomatically breeded Mir Jafar, the commander-in-chief of Nawab army, and also promised to make him the नवाब ऑफ बंगाल. सो देखिए अब इंग्लैंड के लोगों को लगा कि भाई सिराजुद्दौला जो है वो हमें हमारी तरह से व्यापार नहीं करने देगा. तो उन्होंने उनके जो भाई वायसराय थे उस टाइम के जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने कुछ तरीका सोचा. डिप्लोमेटिकली मतलब कूटनीति, एक तरह से इसको कैसे मारा जाए बिना इसको पता चले. ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, ब्रेवेड मतलब होता है घुसखोर. ठीक है. उनके ही सेना में कमांडर इन चीफ था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था. सो उसका नाम था मीर जाफर. सो उसको इन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें क्या करूँगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा. नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप मेट अ प्लेसी इन 1757. लेकिन उसके लिए तुम्हें ये जो मीर जाफर था, ये सिराजुद्दौला का क्या था, एक तरह से कमांडर इन चीफ था जो बहुत घुसखोर था. तो इंग्लैंड में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, तुम हमारा साथ दो. तो अब सिराजुद्दौला को ये बात पता नहीं थी कि मीर जाफ़र बिक चुका है. सो सिराजुद्दौला की उस टाइम बहुत एज भी हो चुकी थी, तो वो बूढ़े भी हो चुके थे. तो वो कमांडर इन चीफ के तौर पर ही क्या कर सकते थे, बैटल कर सकते थे. तो कमांडर इन चीफ तो बिक चुका था, लेकिन सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ जो है वो प्लासी की लड़ाई में मिले. प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी. सो सिराजुद्दौला जब बैटल में उतरे, मैदान में उतरे, तो उन्होंने देखा कि मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ खड़ा है. ठीक है. बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफ़र द नवाब आर्मी मेड नो मोर, वो एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड हेंस सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड. सो अगर मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ है, अगर वो सैनिकों को तैयार नहीं करेगा वॉर के लिए कि भाई आपको सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ना है, तो वो उनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो कमांडर ही चीफ है. वो अगर अपनी आर्मी को जो ऑर्डर देगा उनकी आर्मी वही मानेगी. सो इस तरह से सारी की सारी आर्मी और मीर जाफ़र वो सब किसकी तरफ हो गए, अंग्रेज़ों की तरफ हो गए. और एक्चुअली में सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए और वो क्या हुए, हार गए. उसके बाद मीर जाफ़र बिकम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश. और ये बिक चुके थे और इनको अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि भाई अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे. तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया ब्रिटिश के द्वारा. लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैंस. अब ये भी भाई साहब क्या करने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्टिंग करने लगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो. हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब. मीर कासिम ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड. Listen, Mir Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British. हाँ. So अब देखो
मीर जाफ़र जो था वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसे भी हटाकर अब मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था, मीर जाफ़र का सन इन लॉ इन द सेंस मीर जाफ़र की बेटी का जो हस्बैंड था उसका नाम था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना दिया किसने, अंग्रेज़ों ने। मीर कासिम भी अब वही करने लगा। मीर कासिम ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड। मीर कासिम भी जो भी इलीगल ट्रेड था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा। अब ब्रिटिश फिर परेशान हो गए कि भाई जिसको हम राजा बना रहे हैं वही हमारे हिसाब से हमें ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा है। सो ऑफ द ब्रिटिश हैंस वंस अगेन मीर जाफ़र वाज मेड अ नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद अगेन फिर से ब्रिटिश ने क्या किया, मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को नवाब बनाया। तो देखो हुआ क्या था, सबसे पहले सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब थे, ठीक है। सो वो रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे कि भाई ऐसे ऐसे आप जो कंपनी है उसको क्यों घेराबंदी कर रहे हो, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है घेराबंदी। तो सिराजुद्दौला को ऐसा लगा कि भाई ये कुछ गलत व्यापार कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने बिना मेरे परमिशन के ये घेराबंदी किया है। तो वो जो है उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने वो कंपनी उनसे छीन ली कि भाई ये कंपनी अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कूटनीति अपनाई, डिप्लोमेटिकली क्या किया, उनका ही जो कमांडर इन चीफ था, सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था उसे ही खरीद लिया। उससे क्या वादा किया कि भाई अगर तुम हमारा साथ दोगे वॉर में तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर जाफ़र था उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया और मीर जाफ़र क्या हो गया, बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन वो भी ब्रिटिशों को सपोर्ट नहीं करता था, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। तो ब्रिटिशों ने फिर से मीर जाफ़र को हटा के किसको नवाब बनाया, मीर जाफ़र के सन इन लॉ को, जिसका नाम था मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा, जो इलीगल ट्रेड ये लोग करते थे, इलीगल व्यापार करते थे उसके ऊपर। तो फिर से उसको हटाकर फिर से मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, उसे क्या किया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। ओके, अब आगे देखते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम फॉर्म्ड अलियंस एंड रन अ कैंपेन। ओके, सो बोल रहा है कि अब अंग्रेज़ों की जितनी भी एक्टिविटी थी उन सब पर रोक लगाने के लिए मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम उस टाइम पे मुगल एम्पायर थे, मुगलों के राजा थे। सो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और कैंपेन चलाया। इन 1764 AD बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन बिहार। ओके, बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुई 1764 में। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और देखिए ये जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, ये अंग्रेज़ों से ये सब मिलकर लड़े फिर भी हार गए। और अब अंग्रेज़ों से जब हार गए तो अंग्रेज़ों को एक तरह से राइट्स मिल गए कि भाई अब तो तुम हार गए हो, अब जो भी प्रांत तुम्हारा था वो सब का सब मेरा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टैक्स लेंगे। अगर आपको रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो भी हमें देना पड़ेगा। और ये ट्रीटी कहाँ पर हुई, इलाहाबाद में। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लेड इन बंगाल। और इस तरह से बंगाल पर कब्जा हो गया किसका, अंग्रेज़ों का। नाउ अब ब्रिटिश मैसूर में कैसे पहुँचे। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। ओके, सो हैदर अली जो थे वो विद्रोह कर क्या किए थे, मैसूर को जीते थे और वहाँ पर उनका कंट्रोल था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का राजा बना। ही ट्राई हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एट द एंड टीपू सुल्तान डाई इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना in 1719. In this manner the British took control of the Mysore territory. So टीपू सुल्तान ने बहुत ट्राई किया कि ब्रिटिश का कब्जा ना हो पाए मैसूर में, लेकिन 1799 में वॉर हुई अंग्रेज़ों से और वहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया और इस तरह से क्या हुआ, मैसूर पर भी ब्रिटिशों का कब्जा हो गया।
देखो धीरे धीरे ब्रिटिश क्या करने लगे, हर एक क्षेत्र पर कब्जा करने लगे। पहले उन्होंने बंगाल पे किया, अब मैसूर पे किया, जो बड़े बड़े क्षेत्र थे वहां पर कब्जा करने लगे। नाउ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द सिंध। अब सिंध मतलब ऊपर वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सारा क्षेत्र जो है वो सिंध में आता था। टू स्ट्रेंथ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, सो अब मैसूर को जीतने के बाद, बंगाल को जीतने के बाद इनका अटेंशन कहाँ पहुँचा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब वही जिस कंट्री के बारे में, जिस स्टेट के बारे में मैंने अभी बताया। उस टाइम पर स्टेट नहीं थे, उस टाइम पर ये पूरा एक ही एरिया था जिसे सिंध कहा जाता था। दे फियर दैट रशियन माइट अटैक इंडियन थ्रू आउट द अफगानिस्तान एंड हैंस द इंग्लिश स्टार्ट इस्टेब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द अफगानिस्तान। सो अब इनको सबसे पहले डर था कि जो अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ कब्जा करने जाएंगे तो रसियन जो है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट लेकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो इन लोगों ने अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाना स्टार्ट किया कि भाई पहले अफगानिस्तान को मिला लो ताकि अफगानिस्तान हमारे साथ रहे, तो रसियन को उस रास्ते से आने ना दे। द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध, और वही एक रास्ता था जहाँ से रसियन आ सकते थे भारत के सिंध प्रांत में। द ब्रिटिश अंडरटुक द इम्पोर्टेंट ऑफ द सिंध एंड हैंस कैप्चर इट इन 1843। और ब्रिटिश को ये बात पता थी कि जो सिंध है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाया ताकि अफगानिस्तान जो है वो रसियंस को सिंध प्रांत में आने ना दे। और उसके बाद 1843 में उन्होंने क्या किया, सिंध के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ओके, सो 1764 में उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया। उसके बाद 1799 में उन्होंने मैसूर पे कब्जा किया। उसके बाद 1843 में उन्होंने सिंध पर कब्जा किया। फॉल ऑफ सिख पावर। अब देखिए सिख लोगों के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी। जैसे आपने केसरी मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखिए अंग्रेज़ों के साथ इनकी वॉर होती है, जो 21 सिख रहते हैं जो बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वॉज इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह। तो बोल रहा है कि 19th सेंचुरी में पंजाब का जो पावर था, पंजाब के जो राजा थे उनका नाम था रंजीत सिंह। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन दुलीप सिंह केम टू द थ्रोन। माइनर का मतलब क्या होता है, नाबालिग। जो आज की डेट में तो नाबालिग का मतलब होता है 18 साल से नीचे वाला जो बच्चा होता है उसे नाबालिग कहते हैं, ठीक है। सो अब इनकी डेथ हो गई, तो जो इनका माइनर सन था, जो नाबालिग बच्चा था दुलीप सिंह, वो क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। ऑन हिज बिहाफ, उसकी तरफ से हिज मदर क्वीन जिंदन लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर। सो वो तो अभी बच्चा था, उसको उतना नॉलेज नहीं था, तो उसकी तरफ से उसकी माँ सारा राजकाज देखती थी, चलाती थी, ठीक है। बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर। लेकिन इसका कंट्रोल ऑफिसर्स पे नहीं था, क्योंकि अगर ऑफिसर्स का क्या मानना था, जो भी इसके प्रांत में राजा महाराजाओं के सेनापति सैनिक, वो उनका क्या मानना था कि भाई वो अगर बच्चा है तो तुम उसे क्यों बना रही हो, हम सेनापति हैं, हम कमांडर इन चीफ है, तो हमें बना सकती हो। तो एक तरह से जो रानी थी जिनका नाम था जीनद, उनका कंट्रोल उनके ऑफिसर्स पे नहीं था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्रीड सम ऑफ द सिख सरदार। तो इसी चीज़ का एडवांटेज उठाकर ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ घुसखोर सरदारों को क्या किया, अपनी तरफ ले लिया। ब्रिगेड मतलब होता है घुसखोर। द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द सिख वेयर डिफीटेड। तो बोल क्या रहा है कि अब बहुत सारे सिखों को उन लोगों ने क्या किया, खरीद लिया और उनको अपनी तरफ मिला लिया, और उसके बाद क्या किया, पंजाब के ऊपर अटैक कर दिया। और उस वो जो वॉर हुई, उस वॉर का नाम था एंग्लो सिख वॉर। और इस वॉर में क्या हुआ, सिख जो है वो हार गए, बट स्टिल दुलीप सिंह रिमेन्ड ऑन थ्रोन। लेकिन ये लोग ने पंजाब को जब जीत भी लिया तो भी इन लोगों ने क्या किया, दुलीप सिंह को ही बोला कि भाई राजा तू ही रहेगा, ठीक है, बस कब्जा हमारा रहेगा, हम जो बोलेंगे वो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से।
But growing impact of British over Punjab was not acceptable to the Sikh. Mulraj, officer of Multan, revolt against the English. So अब पंजाब में धीरे धीरे अंग्रेज़ों का कब्जा हो रहा था, वो अपनी कॉलोनीज फैला रहे थे, दुलीप सिंह कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मुल्तान का जो मुलराज नाम का राजा था, उसने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। सोचो, ये मुलराज मुल्तान का जो ऑफिसर था, उसने थाउजेंड्स ऑफ सिखों को लेकर अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किया। इन द सेकेंड वॉर द सिख लेड टू फेस डिफीट अगेंस्ट। लेकिन ये वॉर भी क्या हुआ, अंग्रेज़ों से सिख हार गए। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द इंटायर रीजन ऑफ पंजाब। उसके बाद क्या हुआ, अब ये दो वॉर हार गए। एक तो जो जीनत थी, जिंदन जो थी, जो दुलीप सिंह की माँ थी, और वो हार गई थी एक वॉर, क्योंकि सब सिख जो थे वो उनको अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया था, जिसको हमने बोला था एंग्लो सिख वॉर, वो हार गई थी। उसके बाद मुलराज ने अपने थाउजेंड्स ऑफ सिखों को लेकर अटैक किया, वो भी हार गए। तो अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया किसने, ब्रिटिश ने। किसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। नाउ द मराठा वेयर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर इन इंडिया। अब अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी लड़ाई थी मराठों के साथ। मराठा भी इंडिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। जिस तरह से सिख थे, उसी तरह से मराठा भी थे। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथ देयर फाउंडेशन द रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द मराठा। सो अब अगर ब्रिटिशों को अपना पूरी तरह से रूल इस्टेब्लिश करना था, तो उनको मराठों को भी क्या करना था, हराना था, डिफीट करना था। द मराठा विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अपने थर्ड चैप्टर में, कि मराठों को कैसे अंग्रेज़ों ने डिफीट किया। सो हियर आवर सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन सेकेंड चैप्टर इफ़ एनी डाउट देन आस्क मी ऑन द कमेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।